Yes, good evening. Good evening, good evening. चलो, states of matter and properties of matter. वॉइस क्लियर है? यस, तो आज से स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 यूनिट हमने खत्म कर दिए, कंप्लीट 2 यूनिट। उन 2 यूनिट में किसी तरह की कोई भी समस्या जिस जिस को हो, जिस जिस टॉपिक में हो, उस टॉपिक को व्हाट्सएप पे लिख देना। ठीक, उस टॉपिक को व्हाट्सएप पे लिख देना कि सर ये टॉपिक थोड़े कम समझ में आया, मैं उसको इलेबोरेट कर दूंगा। कोई और मैकेनिज्म पढ़नी हो तो वो बता देना। ठीक, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स अब जो है इसकी सेकंड यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 1 है। टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है भाई? सिंपल, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। मेन स्टेट ऑफ मैटर यही 3 पढ़ते चले आ रहे हैं और वही 3 यहां भी पढ़ने हैं। बच्चों का कहना फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सर थोड़ी सी टफ लग रही है। बताओ, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसमें क्या टफ लग रहा है भाई? सॉलिड हार्ड होता है। देखो, इसमें मेन कहानी जो होती है, देखो 2 तरह से होती है। होती क्या है बताता हूं तो चीजें और आसान हो जाएंगी। म्यूचुअल अट्रैक्शन, किससे? म्यूचुअल अट्रैक्शन, है ना। ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। और स्केपिंग फोर्स। ठीक है, देखो 2 चीजें हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्केपिंग फोर्स। म्यूचुअल अट्रैक्शन एक दूसरे को पकड़ के रखता है और स्केपिंग फोर्स क्या है? बाहर भागने को मजबूर करता है। तो जब म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होता है किससे? स्केपिंग फोर्स से। किससे? स्केपिंग फोर्स से। तो ये क्या होगा? ये होगा सॉलिड। सॉलिड में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा। ठीक, दूसरी बात, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन इक्वल्स टू स्केपिंग फोर्स हो जाए, स्केपिंग फोर्स हो जाए, म्यूचुअल अट्रैक्शन, यस अनिमेश ये बताओ क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ठीक, म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर स्केपिंग फोर्स के बराबर हो जाए, मींस जो होल्ड रखने वाले एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल, ठीक, मॉलिक्यूल एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है वो बराबर हो जाए स्केपिंग फोर्स से, बाहर भागने वाले फोर्स से। अगर ये बराबर हो जाए तो इसको बोलेंगे लिक्विड। बहुत सिंपल समझो, एकदम सादी सादी भाषा में भाई, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्केपिंग फोर्स। स्केपिंग फोर्स कौन सा? वो फोर्स जो बाहर की तरफ भागेगा। अगर स्केपिंग फोर्स कम है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो वो आपस में जुड़े रहेंगे, मतलब वो सॉलिड होंगे, राइट। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्केपिंग फोर्स दोनों बराबर हैं, ठीक, जितना वो खींच रहा है उतना स्केप कर रहा है, तो क्या हो जाएंगे? लिक्विड हो जाएंगे। अगर वहीं म्यूचुअल अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन कम हो जाए और स्केपिंग फोर्स ज्यादा हो जाए, स्केप करने वाला फोर्स ज्यादा हो जाए, तो इसको बोल दोगे गैस। क्या बोलोगे? इसी को बोलते गैस। तो हमको स्टेट ऑफ मैटर में क्या पढ़ना है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाया गया होगा, बच्चों ने कमेंट किया कि भाई फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सबसे कठिन लग रही है, और दूसरे नंबर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रश्मि, am I right? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने पढ़ा दी वो तो आसान लगने लगी, और फिजिकल के मैं बता रहा हूं ना, जो सब्जेक्ट तुमको सबसे ज्यादा कठिन लगता है वो सब्जेक्ट मुझे बता देना, मेरी गारंटी है कि वो सब्जेक्ट तुम्हारा सेमेस्टर एंड होते होते फेवरेट हो जाएगा।
ठीक, अब बताना जो मैं पढ़ा रहा हूं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स तुम लोगों को कठिन लग रही है? सिंपल भाई, बचपन से सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? सिंपल क्या है भाई, सॉलिड कौन हो सकता है? जब मॉलिक्यूल के बीच में आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा और जो स्केपिंग फोर्स है वो कम होगा, तो स्केप नहीं कर पाएंगे, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट रहेंगे, सॉलिड हो गया। स्केपिंग फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स बराबर हो गया तो लिक्विड हो गया। स्केपिंग फोर्स ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो बॉन्ड टूट जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बाहर भागने लगेंगे, उसको क्या बोल देंगे? गैस बोल देंगे। तो कुछ फर्क है क्या? कुछ मुश्किल है? और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं भाई स्टेट ऑफ मैटर में। हाँ भाई चलो, ये तो भाई थी समझने की बात। सॉलिड लिक्विड गैस रिप्रेजेंट द थ्री बेसिक स्टेट ऑफ मैटर। थ्री बेसिक यही सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट को टारगेट करना है, डोंट वरी। अगले एक हफ्ते में ये यूनिट तुमको सबसे आसान लगने लगेगी। अच्छा ये बताओ, जो प्रीवियस यूनिट मैंने पढ़ाई उसमें कुछ कठिन लगा क्या? बड़ा आसान से थ्योरम थे, राउल्स लॉ था, बर्नौली थ्योरम थे, कुछ है ही नहीं इन सब में। एक दो बार वीडियो देख लोगे चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, चलो भाई, स्टेट ऑफ मैटर है ना, रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ मैटर कौन? सॉलिड लिक्विड गैस, बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाउएवर द प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आर द अनदर टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब कोई कहे कि भाई ठीक है, सॉलिड समझा दिया, लिक्विड समझा दिया, गैस समझा दिया, अब ये प्लाज्मा क्या है? बताओ भाई, तुम में से किसी के कॉलेज में प्लाज्मा भी समझाया गया क्या? ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका यूज हमारे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में नहीं है। इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है फिजिक्स में। फिर भी मैं समझाने के लिए समझा देता हूं, ध्यान से समझो। सॉलिड को गर्म करो, सॉलिड को गर्म करो, क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। लिक्विड को गर्म करो, गैस बनेगी। अब गैस को जब गर्म करो तो क्या होगा? गैस को हाई टेम्परेचर पे जब गर्म कर दोगे, जब हाई टेम्परेचर पे, देखो हर जगह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो रहा है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, ठीक था कि नहीं था भाई? सारे के सारे थे ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तुमने गर्म किया, ये फोर्स टूटने लगे, क्या बन गए? लिक्विड। ठीक, उसके बाद और गर्म किया तो क्या हुआ? स्केपिंग फोर्स ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, एक दूसरे की सरफेस को छोड़ के जाने लगे, क्या हो गया? गैस हो गया। अब हमने गैस को फिर गर्म कर दिया, गैस को गर्म कर दिया मींस अभी तक क्या था? ये मॉलिक्यूल थे, गैस में एटम बन गए। अब एटम के बाद फिर क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, गैस को और गर्म करोगे तो क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी अपनी सरफेस को छोड़ के भागना शुरू कर देंगे, और इन्वायरमेंट में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज घूमते रहेंगे। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जब घूमते रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसके कारण जब ये एक दूसरे से टकराते हैं, लाइट के दो तारों को जब एक दूसरे से छुआओ तो क्या स्पार्किंग होती है? होती है। एटमॉस्फेयर में जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, हाँ ये तो बताया नहीं भाई, हीट जब कर दिया तो जो गैस थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाने लगे, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक, यूनिवर्स में मैक्सिमम चीजें किसमें है? प्लाज्मा में। सूरज जो रोशनी देता है किससे देता है? प्लाज्मा, उसमें क्या है? प्लाज्मा है। वहां पे क्या है? यही तो है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज टकराते हैं। तारे हैं रात में आपको चमकते हुए दिखते हैं, दिखते हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है? यही प्लाज्मा है, आपस में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज टकराते हैं और रोशनी निकलती। कभी थंडर स्टॉर्म देखा? बिजली का कड़कना। एटमॉस्फेयर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाती है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होता है? बहुत तेजी से ये आपस में टकराते हैं, और टकराते हैं तो क्या लाइट छोड़ता है और लगता क्या है? बिजली चमक रही है, मींस थंडर स्टॉर्म हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है? प्लाज्मा की वजह से। तो ये जो चौथा स्टेट ऑफ मैटर है, इसी को प्लाज्मा बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ जानने के लिए कि भाई अगर प्लाज्मा दिया है तो होता क्या है, ये जान लो। अदरवाइज इसका कहीं इस्तेमाल नहीं, हम कहीं भी पढ़ेंगे तो सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन तुम लोग क्या कहोगे? सर जी प्लाज्मा ना बताए आप,
है ना, तो प्लाज्मा भी जान लो। क्लियर है मेरे ख्याल से? ठीक है, तो सूरज से रोशनी कहां से, सितारे रोशनी कैसे देते हैं, थंडर स्टॉर्म कैसे होता है, किसकी वजह से, प्लाज्मा की वजह से। यूनिवर्स में मैक्सिमम चीजें प्लाज्मा के फॉर्म में अवेलेबल है, ना तो गैस, ना लिक्विड, ना सॉलिड। ओके, चलो भाई, आई होप की चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, इन फार्मास्यूटिकल व्यू पॉइंट बेसिक 3 स्टेट आर सिग्निफिकेंट वाइल अदर 2 स्टेट आर लिमिटेड एप्लीकेशन इन फार्मेसी। अदर जो 2 स्टेट है उनका फार्मेसी में कोई खास इस्तेमाल नहीं है। ठीक, जो 3 स्टेज हैं हमारी, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन्हीं का ज्यादा इस्तेमाल है। प्लाज्मा स्टेट नॉट रिलेटेड टू ब्लड प्लाज्मा। हाँ, एक चीज और भाई, प्लाज्मा का नाम ले ले तो बच्चे अक्सर ब्लड प्लाज्मा से कंपैरिजन करने लगते हैं, तो ये गलती मत करना, ब्लड प्लाज्मा नहीं है। ठीक है, चलो, स्टेट ऑफ मैटर इज वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फॉर्म विच मैटर कैन एग्जिस्ट। तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 तरह के क्लासिफिकेशन में। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में फिजिकल चेंज हो जाता है, फिजिकल चेंज हो जाता है, और जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, वो रिवर्सिबल होता है। दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, तो पहले हम रिवर्स फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। सॉलिड, जो देखने में लगे, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सॉलिड में टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड में क्या हो गया भाई, ओरल सिरप हो गया, गैस में एरोसॉल हो गए, और प्लाज्मा का एग्जाम्पल की नीड नहीं है, जो हमने बता दिया सफिशिएंट है। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर लो तो इसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स आ जाते हैं। प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड, प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड आ गए, मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए। ठीक, यही एक दूसरी तरीके से क्लासिफिकेशन उसी चीज को समझाया गया है, कुछ अलग से कहानी नहीं है भाई। स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरी तरीके से समझाया, मुझे पसंद आया, हमने कहा आपसे शेयर करता हूं। ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन है क्या, यस वेरिएबल कंपोजिशन है, तो क्या बोलोगे, मिक्सचर बोलोगे। अगर वेरिएबल कंपोजिशन है तो मिक्सचर में यूनिफॉर्म मिक्सचर है क्या, अगर यूनिफॉर्म मिक्सचर है तो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है तो हेट्रोजीनियस कहलाएगा। वेरिएबल मिक्सचर है क्या, नहीं है, अगर वेरिएबल मिक्सचर नहीं है मतलब प्योर है तो प्योर है। प्योर में सेपरेबल इनटू सिंपलर मींस, और सिंपल किया जा सकता है क्या, उसको तोड़ के और छोटा किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। अगर नहीं किया जा सकता तो इसको हम एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट को और छोटा क्या करोगे। ठीक, और अगर सिंपल किया जा सकता है, यस, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। यस, कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर क्या बनते हैं, कंपाउंड। तो कंपाउंड को अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। ठीक, अब शुरुआत करते हैं एक स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड का क्या भाई, देखो, डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट साइज। ठीक, और कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट रहते हैं, इनको हम सॉलिड बोलते हैं। ये दबाने से दबेंगे नहीं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, दिख रहा होगा कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। अ सॉलिड कंस्टिट्यूएंट, ठीक, देखो भाई, हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे, हिल है ना, तो ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक, चलो, सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में का आयन एटम्स मॉलिक्यूल सब क्लोजली पैक्ड होते हैं। आयन एटम मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड एंड फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर सो स्ट्रॉन्ग। भाई पार्टिकल्स हैं आपस में, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो एक दूसरे को जाने नहीं दे रहा। जो मैंने कहा था, म्यूचुअल अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एस्केपिंग फोर्स, एस्केपिंग फोर्स, इनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन आपस में खूब होता है, इसीलिए वाइब्रेट तो कर सकते, कोई छोड़ के जा नहीं सकता, सब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, मींस यूनिटी में पावर। ओके, तो एज रिजल्ट सॉलिड हैज स्टेबल, डेफिनिट शेप, डेफिनिट साइज, डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड
कैन ओनली चेंज देयर शेप, ये अपना शेप तभी चेंज कर सकते जब बाहर से हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, खुद से अपना शेप साइज चेंज नहीं करेंगे। डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट साइज रहता है, उनको हम बोलते हैं सॉलिड। फिर बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में क्या होता था, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स इक्वल्स टू एस्केपिंग फोर्स। एस्केपिंग फोर्स और म्यूचुअल अट्रैक्शन दोनों बराबर हैं, मतलब क्या है, ये बह के जा सकते हैं, फ्यूजन हो सकता है। सब्सटेंस विच हैव डेफिनिट वॉल्यूम शेप बट नॉट साइज फिक्स्ड। लिक्विड को जिस कंटेनर में रख दोगे उसी कंटेनर का वॉल्यूम ले लेता है, ठीक, साइज उसी का ले लेता है, ठीक है, साइज उसी का ले लेता है, जिसमें रख दोगे उसी में वो साइज ले लेगा अपना, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या है, लिक्विड है, ठीक, जिस कंटेनर में रख दो उस कंटेनर को रिटेन कर लेता है, तो साइज उसी के हिसाब से हो जाएगा, कंटेनर के हिसाब से। लिक्विड इज द नियरली इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, दबा नहीं सकते, इधर से दबाओगे इधर निकल जाएगा, इधर से दबाओगे इधर निकल जाएगा। बलून में कभी पानी भर के देखो, अब देखो लिक्विड दबाओगे क्या, दबाओगे तो कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक, कहीं और दबाओगे दूसरी जगह, तो इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इट कंटेनर्स बट रिटेन नियरली कांस्टेंट वॉल्यूम, इंडिपेंडेंट प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम डेफिनिट इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। डेफिनिट वॉल्यूम रहेगा अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, एस्केपिंग फोर्स ज्यादा होने लगेगा, लिक्विड गैस में बदलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो कह सकते हो डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट शेप, बट साइज आर नॉट फिक्स्ड, साइज आर नॉट फिक्स्ड। गैस की बात कर लो भाई, गैस की बात करो, गैस में क्या होता है, गैस में एस्केपिंग फोर्स ज्यादा होता है, गैस में एस्केपिंग फोर्स ज्यादा होता है, ठीक। म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन इज लेस देन एस्केपिंग फोर्स, या कह सकते हो एस्केपिंग फोर्स इज मोर देन म्यूचुअल अट्रैक्शन। एस्केपिंग फोर्स ज्यादा है, किसी कंटेनर में आपने पानी भर दिया, नीचे से इसको हीट दे दी, नीचे से हीट दे दी, क्या होगा भाई, यहां पे क्या है, मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरेक्शन है, ठीक, होगा क्या, हीट दिया आपने, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी मूवेबल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये एनर्जेटिक हो जाएंगे, होते होते इतना एनर्जेटिक हो जाएंगे कि अपनी सरफेस छोड़ के चले जाएंगे, जिस एनर्जी को बोलते हैं एस्केपिंग एनर्जी, एस्केपिंग एनर्जी, एस्केप करके चले जाएंगे। देखो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूं कि कुछ नहीं पढ़ा होगा तो भी चीजें समझ में आ जाएंगी, ओके। सब्सटेंस विच हैव शेप, साइज, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, तो ना तो इनका शेप फिक्स्ड होगा, ना इनका साइज फिक्स्ड होगा, ना इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, तो गैस का कुछ भी फिक्स्ड नहीं रहता, ओके। गैसेस हैव इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम, कोई डेफिनिट शेप वॉल्यूम नहीं होता है, ये जिस कंटेनर में रख दोगे उस कंटेनर के हिसाब से फैल जाते हैं। छोटे कंटेनर में रखोगे कंप्रेसिबल होते हैं ये, छोटे में रखोगे छोटे में एडजस्ट हो जाएंगे, बड़े में रखोगे बड़े में फैल जाएंगे, और बड़े में करोगे तो और बड़े में फैल जाएंगे। तो कंटेनर के हिसाब से अपना साइज और शेप बना लेते हैं, कंटेनर के हिसाब से साइज और शेप बना लेते हैं, इनको हम गैस बोलते हैं, ठीक। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर ले भाई, सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर लो, ये हो गया तुम्हारा सॉलिड, ये हो गया तुम्हारा लिक्विड, और ये हो गया तुम्हारा गैस, ठीक। चलो भाई, सॉलिड रिटेन्स द वॉल्यूम एंड शेप, रिटेन्स द वॉल्यूम एंड शेप। लिक्विड में क्या है, एज्यूम द शेप पार्ट ऑफ द कंटेनर, शेप कैसा लेगा, कंटेनर गोल कर दो तो गोल में आ जाएगा, मतलब इस टेस्ट ट्यूब में तुमने पानी भर दिया तो इसमें आ गया, इस बीकर में भर दिया तो इसके शेप का आ गया, तो शेप किस हिसाब से, जैसा कंटेनर वैसा शेप ले लेता है लिक्विड। गैस की बात करें तो शेप और वॉल्यूम, जितना बड़ा कंटेनर उसी हिसाब से फैल के बना लेते हैं भाई। सॉलिड की बात करें, पार्टिकल्स आर रिजिड एंड लॉक्ड इनटू प्लेस, ये जो पार्टिकल्स रहेंगे ये अपनी जगह पर रिजिड रहेंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ते, ये अपनी
जगह नहीं छोड़ते, ये कॉम्पैक्ट रहते हैं उसी जगह पे। पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड वन एंड अदर, एक दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं लिक्विड के पार्टिकल, क्योंकि इनमें होता है फ्यूजन, आपस में एक दूसरे के ऊपर रोलिंग करते रहते हैं, फ्यूज होते रहते हैं। इसमें क्या भाई, मॉलिक्यूल, एटम, आयंस मूव पास्ट वन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जिधर फोर्स कर दो उस तरफ भाग जाएंगे। लिटिल फ्री स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में बहुत कम इंट्रामॉलिकुलर या इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है, बहुत कम, इसीलिए दबाने से हल्का सा दबते हैं, वाइब्रेशन होता है। लिटिल फ्री स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और लॉट्स ऑफ, इधर क्या है, लॉट्स ऑफ स्पेस, तो इधर बहुत कम, इधर थोड़ा सा, ठीक है, और इधर बहुत स्पेस रहता है एक मॉलिक्यूल के बीच में। ये स्पेस कितना होगा ये डिसाइड करेगा कंटेनर का साइज। डू नॉट फ्लो इजिली, सॉलिड फ्लो नहीं होता, जब तक नहीं तब तक नहीं फ्लो होगा जब तक तुम ढकेलोगे नहीं, अपने आप, मींस ये अपने प्रेशर से फ्लो नहीं करेगा, ठीक। लिक्विड क्या है, इजिली फ्लो कर देगा, और गैस तो फ्लो होते ही रहती है ना। नॉट इजिली कंप्रेसिबल, इसको आप दबा, खुद से नहीं दबेगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स न लगाओ। नॉट इजिली कंप्रेसिबल, ये दबेगा नहीं, दबाओगे तो कहीं और निकल जाएगा। और गैस इजिली कंप्रेसिबल होती है, बहुत आसानी से दब जाती है। ओके, चलो भाई, अब केमिकल, भाई ये देखो क्या, सॉलिड लिक्विड गैस किसका था, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात किया जाए, केमिकल क्लासिफिकेशन में भाई सबसे छोटा हम मानते हैं एटम। कोई भी मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है भाई, अगर मान लिया जाए वाटर की बात करो, वाटर, तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना है। वाटर मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, 2 एटम का है कि हाइड्रोजन के, और 1 एटम ऑक्सीजन का। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड की बात करो, H2SO4 किससे मिलकर बना है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर के, 4 एटम ऑक्सीजन के। तो छोटे छोटे एटम मिलके, जैसे छोटी छोटी सेल्स मिलके टिश्यू बनते हैं, उसी तरीके से छोटे छोटे से एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं। बात समझे कि नहीं, तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल बनते, तो एलिमेंट्स आर प्योर। अब जब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में मिलावट काहे की करोगी, ये तो अपने आप में प्योर रहेगा ना। ऑक्सीजन का एटम है, सल्फर का एटम, ये तो प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं, इसीलिए एलिमेंट को बोलते हैं प्योर, मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, एक टाइप एटम से बने होते हैं। एन एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, अब हाइड्रोजन को क्या तोड़ दोगे भाई, मॉलिक्यूल मिल गया वाटर, इसको तो तुम एटम में तोड़ सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया है ना, नाइट्रिक एसिड मिल गया, HCl मिल गया, कुछ भी मिला, कंपाउंड कोई मिला, कोई भी मॉलिक्यूल मिला, तो उसको फर्दर उसके एटम में तोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या तोड़ोगे, यहाँ तो कुछ तोड़ने का, एलिमेंट तो खुद ही अकेला है, ठीक है। तो कुल मिला के एलिमेंट कैसे होंगे, प्योर होंगे। और छोटे छोटे से एलिमेंट मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल, जैसे बताया सिंपल वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन मिलके क्या बना, मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे फिर, H2SO4 हो गया, है ना। इसी तरीके से धीरे धीरे करके बहुत सारे एटम मिल मिलके क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, क्या, कंपाउंड। तो कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा प्योर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ जो सब्सटेंस है उसको बोलते हैं कंपाउंड, राइट। तो ये कैसे रहते हैं, प्योर रहते हैं। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन प्योर है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की प्योरिटी है, सल्फर में सल्फर की प्योरिटी, तो ये प्योर कंपाउंड बोले जाएंगे, ठीक। फिर बात कर लो भाई मिक्सचर की। मिक्सचर में एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो जहां पे सॉल्यूशन एक फेज में दिखे। सपोज करो हमने एक बीकर ले लिया, ठीक, बीकर में हमने पानी डाला और इधर ले ली शक्कर, क्या, शुगर को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो शुगर पानी में डिसॉल्व हो गई, और डिसॉल्व होने के बाद दिख नहीं रही है, क्या दिखेगा, सब लिक्विड ही लिक्विड, एक ही फेज दिख रहा है, 2 अलग फेज नहीं दिख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक, एक ही फेज दिख रहा है। वहीं पे एक तरफ हमने पानी ले लिया बीकर में
और दूसरी तरफ हमने ले लिया सैंड। क्या ले लिया? बालू ले ली, सैंड ले ली। इस सैंड को इस पानी में मिला दो, चाहे जितनी ताकत से घोल लो, कुछ कर लो, चाहे जितनी ताकत से घोल लो, दो अलग फेज दिखेंगे, सैंड अलग दिखेगा और पानी अलग दिखेगा। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, मींस एक से ज्यादा फेज हो गए, एक से ज्यादा मिक्सचर दिख रहे हैं, इट मींस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस केस में सिर्फ एक ही फेज दिख रहा है, इसलिए इसको हमने होमोजीनियस मिक्सचर का नाम दिया। ये बताओ चीजें समझ में आ रही हैं? कुछ भेजे में जा रहा है कि नहीं? ना जाए तो क्वेश्चन पूछने की आदत डालो, राइट? टाइप करके कमेंट में मेरे सामने ही रखा रहता है, मैं जो नीचे देखता हूं वही तुम लोगों की कमेंट ही देखता रहता हूं, आते नहीं है। हाँ भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस नोन एज मिक्सचर, दो या दो से अधिक चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। which may not retain original physiological properties, its constituent and component. There are the two type of mixture, namely homogeneous या heterogeneous। homogeneous या heterogeneous, तो homogeneous मतलब homogeneous, these are the type of mixtures which the component mixed are uniformly distributed throughout the mixture, other word they are uniform throughout। यूनिफॉर्म, देखो शक्कर और पानी ले लिया हमने, सॉल्यूशन बनाया तो एकदम क्लियर लिक्विड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्लियर लिक्विड दिख रहा है। वी कैन ऑब्जर्व ओनली वन फेज, ओनली वन फेज, इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस। ठीक, परेशान हो, इसकी पीपीटी मिल जाएगी आप लोगों को, और कल परसों में उसमें फिनॉल का भी सेकंड यूनिट की पीपीटी बची हुई है ना प्रिंट के लिए, वो मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा, बन गई है, सेंड करना है, और साथ ही साथ इसके लेक्चर्स की भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो व्हाट्सएप पे दे दूंगा, तो तुम लोग बेटर है कि प्रिंट निकाल लोगे, बेटर रहेगा ना, व्हाट्सएप वाला एप्लीकेशन पे तो रहेगा ही रहेगा। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर सब्सटेंस एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट, टेम्परेचर के बेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है भाई। जैसे आइस है, क्या है? आइस के क्रिस्टल्स है, मान लिया आइस के क्रिस्टल्स, ठीक, आइस के क्रिस्टल क्या रहेंगे? शुरुआत में सॉलिड रहते हैं, जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो क्या हो जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। ठीक, एस्प्रिन फॉर एग्जांपल इंडिकेट दैट बिलो 135 डिग्री सेल्सियस इट एग्जिस्ट द सॉलिड। 135 डिग्री सेल्सियस के नीचे एस्प्रिन का अगर केस ले लें तो 135 डिग्री सेल्सियस के नीचे वो क्या रहता है? सॉलिड, यानी क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, 100% क्रिस्टल। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे 100% क्रिस्टल है, क्या है? ध्यान से समझो ग्राफ को, टेम्परेचर पे बेस्ड होता है। ठीक है, देखो ये एस्प्रिन का टेम्परेचर से रिलेशन है। एस्प्रिन देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे 100% क्रिस्टल, इस साइड क्या है? क्रिस्टल है, ठीक, 100% क्रिस्टल। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाया 40 किया हमने, 134 कर दिया, 134 पे भी ये क्या है? 100% क्रिस्टल है। 135 पे भी क्या है? क्रिस्टल। लेकिन 135 से जैसे ही हम बढ़े, जैसे ही थोड़ा बढ़े तो ये मेल्ट होना शुरू हुआ, मेल्ट होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे करके 135 से आगे ये लगभग 50% मेल्ट हो गया, और आगे बढ़ते गए 150 तक ये कंप्लीट लिक्विड हो गया। तो कहने का मतलब 134 तक कह सकते हो। 134 क्या करे? बिलो द 135, बिलो मींस 135 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या हुआ? 134 हुआ, एक कम कर दो 134, तो बिलो द 135 डिग्री सेल्सियस एस्प्रिन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, मींस क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। लेकिन 135 तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है? लिक्विफाई हो जाता है। ठीक, लिक्विफाई हो गया, इट मींस टेम्परेचर बढ़ा दिया अगर हमने, तो क्या हुआ? इस पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा? भाई इसका जो सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फेज चेंज हो जाता है। ओके, चलो भाई, डिसॉल्विंग एस्प्रिन क्रिस्टल इन द water makes the aqueous aspirin solution. Water destroys the intermolecular forces between aspirin. एस्प्रिन के आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं
उसको क्या करता है, वाटर तोड़ देता है और तोड़ के अपने में मिला लेता है, मींस बाद में एक फेज दिखने लगता है, एक फेज दिखने लगता है, उसके साथ खुद बना लेता है। और मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट द क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल डिस्पेंसिंग देयर मस्ट बी द सम म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है जिससे वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और बाद में कैसा होमोजीनियस मिक्सचर दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो होमोजीनियस में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस्पिरिन्स आर चेंज्ड अपॉन द इंटरेक्शन विद वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब बात करते हैं भाई हेट्रोजीनस की। हेट्रोजीनस में क्या करेंगे भाई, हमने बीकर ले लिया, बीकर ले लिया और इधर सैंड ले लिया, इधर सैंड ले लिया, तो भाई पानी, ये पानी है और नीचे क्या, सैंड, दो फेज अलग अलग दिखेंगे। तो दो फेज अलग दिखे इसका मतलब क्या है, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, होमोजीनस में जो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली मींस एक ही फेज दिख रहा है। यहां पे ये देखो नीचे वाला सैंड फेज, ये अलग फेज, ये अलग फेज, दो अलग अलग फेज दिख रहे हैं। वैसे ही सैंड को पानी में सबसे बेस्ट एग्जांपल हेट्रोजीनस का। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ मिक्सचर्स विच कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स्ड, ऑल द पार्टिकल्स कैन सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, one phase can be seen by the naked eyes, है ना। heterogeneous mixture is one which the individual component of the mixture retain their original physiochemical property, वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता। अब फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं चेंज करता, क्योंकि आपस में मिक्स ही नहीं हो रहा है। इंटरमोलिकुलर फेज मींस फोर्स जो है, म्यूचुअल फोर्स किसके बीच में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में कोई है ही नहीं। यही एक वजह है, जैसे ही भाई तुम घोल दोगे थोड़ी देर के लिए सस्पेंडेड रहेगा, जहां तुमने छोड़ दिया वैसे ही सैंड नीचे आके जमा हो जाएगी, तो दो अलग फेज दिखने लगेंगे। कंपोजिशन ऑफ द हेट्रोजीनस मिक्सचर्स मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। में जैसे सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में क्या होता है, इनसॉल्युबल जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में सस्पेंडेड रहता है, लेकिन अगर लंबे समय तक छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, सेडिमेंटेशन उसमें हो जाएगा, जिसकी वजह से दो फेज दिखने लगेंगे। तो सस्पेंशन भी क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर का एक एग्जांपल होता है। सस्पेंशन आर लिक्विड in which insoluble drugs are present in fine state are somewhat uniformly dispersed in aqueous media। क्या करते हैं, aqueous media में डिस्पर्स हो जाता है सस्पेंशन, लेकिन फिर अगर छोड़ दो तो वो सेटल डाउन, सेडिमेंटेशन हो जाता है। ओके, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस में डिफरेंस क्या है, होमोजीनियस यूनिफॉर्म रहेगा, हेट्रोजीनस नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। इट हैज ओनली वन फेज, होमोजीनियस में एक फेज दिखेगा, इसमें जितने रहेंगे उतने फेज दिखेंगे, दो रहेंगे तो दो, दो से ज्यादा रहेंगे तो। इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, फिजिकली सेपरेटेड आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, शक्कर और पानी को तुमने घोल दिया, तुम उसको गर्म कर दो, पानी उड़ जाएगा और बाद में शुगर आपको मिल जाएगी, है ना, तो आप फिजिकली कर सकते हो। इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, है ना, इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, ये तो बड़े आराम से सेपरेट हो जाएगा। इसको सेपरेट करने में फिर भी हमको थोड़ी सी समस्या होगी एकदम प्योर फॉर्म में लाने में, लेकिन ये बड़े आसानी से, इसमें तो क्या है, इसमें थोड़ी देर के लिए रख दो, ऐसे ही सेपरेटिंग फनल ले लो, सेपरेटिंग फनल से सेपरेट हो जाएगा। भाई सैंड डिसॉल्व होगी नहीं, कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक ही नहीं होगा, दोनों के अंदर कोई म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, तो कह सकते हो कि इसको जो है मुश्किल से सेपरेट करते हैं और ये इजिली सेपरेट हो जाएगा। होमो मीन्स सेम, होमोजीनस मिक्सचर, एक जैसा मिक्सचर, सेम मिक्सचर। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट फेज है इसलिए हेट्रोजीनस। ठीक, एग्जांपल में अल्कोहल वाटर, लोग दारू पीते हैं उसमें पानी मिला देते हैं, पता ही नहीं चलता है ना। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड सैंड, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सैंड ले लो, आपस में मिक्स करो, मिक्स ही नहीं होगा। पानी और सैंड का सॉल्यूशन ले सकते हो। ओके, अब दूसरा पॉइंट है इसमें, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। देखते होगे कि भाई आइस है, सपोज करो क्या है, आइस, आइस को तुमने हीट किया, क्या बन गया, पानी बन गया, पानी को तुमने हीट किया, वेपर बन गया। ठीक, मींस सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, कह सकते हो, कह सकते हो कि नहीं,
तो चेंज इन मैटर, मैटर में चेंज, मैटर कौन से थे हमारे पास, सॉलिड लिक्विड गैस। अब चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ये अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं, क्या स्टेट चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से वेपर हो गया। यहां पे केस उल्टा भी होता है, सॉलिड से सीधा वेपर बन जाता है, इसको क्या सब्लिमेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। मींस प्रोसेस क्या है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर। यहां पे क्या है, सॉलिड से सीधे वेपर बना दिया। कैम्फर, कपूर को देखा होगा, कैम्फर को आप रख दो एक्सपोजर के साथ एटमॉस्फेयर में, तो देखो वो उड़ जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा, उड़ जाएगा। या जला दो, जलाते भी हो तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, सीधा गैस के फॉर्म में आ जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का ठीक उल्टा, वेपर्स जब डिपॉजिट होने लगती हैं सॉलिड फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ठीक, डिपोजिशन। वहीं पे वेपर्स जब लिक्विड के फॉर्म में आने लगती हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। वहीं पर आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन, फ्यूजन या लिक्विफिकेशन कह सकते हो। या फिर लिक्विड को जब सॉलिड बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हो, सॉलिडिफिकेशन। है ना, सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। लग रहा होगा ये क्या क्या कहानी सर बताए डाल रहे हैं, बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करता हूं मैं, कोई हाई फाई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है समझने के लिए। देखो एक चार्ट से समझा देता हूं, इस चार्ट से सब समझ जाओगे। विजिबल है ना, ठीक, विजिबल है। देखो भाई, सॉलिड लिया, ठीक, सॉलिड को तुमने क्या किया, सॉलिड को तुमने गर्म किया, सॉलिड को गर्म किया। अगर सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया तो सब्लिमेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया। और गैस से ठीक उल्टा अगर सॉलिड बन गया तो इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक, सॉलिड से वहीं अगर लिक्विड बन गया, सॉलिड अगर लिक्विड बन गया, कहते हैं ना आइस मेल्ट हो रही है, लिक्विड बन गया तो इसको हम मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। आइस मेल्ट हुई, लिक्विड बन गई तो उसको हमने मेल्टिंग बोला। लेकिन वहीं लिक्विड को हमने फ्रिज में रख दिया, किस चीज के लिए, लिक्विड को सॉलिडिफाई करने के लिए, मींस उसको आइस बनाने के लिए, इसको फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। क्या, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। दूसरा, फिर लिक्विड है, लिक्विड को हमने फिर गर्म किया, लिक्विड को गर्म किया तो क्या बनेगी, गैस। गर्म करोगे तो गैस बन जाएगी, गैस को फिर प्रेशर देके ढक्कन बंद कर दोगे, तो गैस को जब प्रेशर देके बंद कर दोगे और वो फिर से लिक्विड में बनना शुरू हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और पहले मैंने बताया कि अगर गैस को तुमने गर्म कर दिया तो ये किसमें हो जाएगा, आयोनाइजेशन में। क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे आयोनाइज किस में होगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में। धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन्स गर्म करते जाओगे, अपनी सरफेस छोड़ के चले जाएंगे, फिर पॉजिटिव निगेटिव एटमॉस्फेयर में प्लाज्मा के फॉर्म में, जहां पे फिर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, वहां पे आपस में टकराव होगा तो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो फिर क्या होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा इंथैल्पी का सिस्टम है, नीचे से लेके ऊपर तक क्या हो रहा है, एनर्जी का, एनर्जी निकल रही है। बताओ ये चीज समझ में आ रही कि नहीं, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इतना ही है जितना जो बताया मैंने, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर से सॉलिड, गैस से फिर से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड, यही कहानी है खाली, राइट। अगर ना समझ में आया हो तो बताओ भाई, बताओ भाई, कठिन लग रही है क्या, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स कमेंट में जवाब दो, कठिन लग रही है क्या, यस। रश्मि, समझ, नेवर फॉरगेट, गुड गुड, ठीक है। देखो, झूठ मूठ के मत बोलना, नेवर फॉरगेट, समझ में आए तभी बोलना कि समझ में आ रहा है ना, सभी के लिए बोल रहा हूं। नहीं समझ में आएगा तो फिर से मेरे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। गुड, ठीक है।
चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैंने कहा ये स्टेट ऑफ मैटर तुम्हारे पास क्या है, स्टेट ऑफ मैटर तुमने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक, तीन हैं, इनका आपस में चेंज, आपस में चेंज, ये जो चेन है आपस में चेंज होने की, इसी को बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ओके, गुड गुड गुड, है ना। जहां मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि देखो हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, है ना, मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं समझाने के। देखो टीचर के तर्कस में बहुत सारे तीर होते हैं समझाने, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा अप्लाई कर सकता हूं। चीजें अल्टीमेटली समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज पढ़ने का क्या फायदा, समझे। द सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर हेल्ड नियर बाय द इंटरमोलिकुलर, इंटर एटॉमिक और आयोनिक फोर्सेस, ठीक, आपस में अटैच्ड रहते हैं, देयरफॉर द पार्टिकल सॉलिड ऑसिलेट अबाउट, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपस में केवल वाइब्रेट होते हैं, एक जगह पे थोड़ा सा ऑसिलेट होते हैं बस, मॉलिकुलर फोर्स तोड़ के नहीं जाते। टेम्परेचर सॉलिड, अगर टेम्परेचर दे दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, तो जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, भागने वाली एनर्जी बढ़ जाती है, वो बॉन्ड तोड़ के फिर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक, उसी को बोलते हैं ऑर्डर अरेंज ऑफ द लैटिस एंड पास इनटू लिक्विड। लैटिस एक टर्म सुना होगा तुम लोगों ने, कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल है, कोई भी आपका जो कंपाउंड है, आपने देखा होगा कि वो 3D फॉर्म में अरेंज रहता है, कैसे, 3D के फॉर्म में अरेंज रहता है, लाइक दिस, ठीक, इस तरीके से अरेंज रहता है, अरेंजमेंट, ये देखो ये मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है, ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है, ठीक, सॉलिड हो गए, ये आपस में केवल ऑसिलेट कर सकते हैं, अपनी जगह पे भाग नहीं सकते। हमने क्या किया, इसको गर्मी देनी शुरू कर दी, मींस गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म करने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड होंगे, ये बॉन्ड ये अपना इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, हर तरफ भागने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एक तो इसको एनर्जी दे रहे हैं, हीट से एटम को एनर्जी मिल रही है, वहीं पे ये बॉन्ड कमजोर पड़ जा रहा है, तो धीरे धीरे होगा क्या, म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्केपिंग फोर्स बराबर हो जाएगा। इतनी हीट दे दो कि स्केपिंग फोर्स और म्यूचुअल फोर्स बराबर हो जाए, तो क्या होगा, ये लैटिस का जो अरेंजमेंट है टूट जाएगा और ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। फर्दर उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो धीरे धीरे स्केपिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा और म्यूचुअल फोर्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एटम्स होंगे वो अपनी सरफेस छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, स्केपिंग फोर्स ज्यादा हो गया, उसी को हम बोलते हैं गैसियस स्टेट, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल बहुत सारे भरे पड़े हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो अब देखो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे आयोडीन को है, आयोडीन है, कैम्फर है, ये डायरेक्टली हल्का सा हीट कर दो तो डायरेक्टली लिक्विड से, ये जो इनका सॉलिड लिक्विड गैस है, तो आयोडीन एग्जांपल ले लो, कैम्फर ले लो, और भी बहुत सारे हैं, वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन इन ट्रांजिशन ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस फेज। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में क्या हुआ, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने को सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट में क्या है, अगर कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, ठीक है। अब हम इसकी समरी देखते हैं, समरी में टर्मिनोलॉजिकल चेंजेस हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग होगी, फ्रीजिंग कब होगा, फ्रीजिंग होगा जब लिक्विड से हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। आइस में, भाई पानी को फ्रिज में रखते हैं तो क्या हो जाता है, सॉलिड में आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर मेल्टिंग की बात करें, सॉलिड को गर्म करो तो लिक्विड हो जाएगा, जिसको फ्यूजन बोलते हैं। मेल्टिंग और फ्यूजन, तो फिजिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द फेज ट्रांजिशन ऑफ द सब्सटेंस सॉलिड टू लिक्विड। फिर डिपोजिशन की बात करें, डिपोजिशन में गैस ट्रांसफॉर्म इनटू द लिक्विड, गैस डायरेक्ट
गैस डायरेक्ट क्या बन जाएगी, सॉलिड में, विदाउट पासिंग इन लिक्विड स्टेट। गैस जब सॉलिड में डिपॉजिट होने लगती है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। सब्लिमेशन हमने अभी देख लिया। वेपोराइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। फिर आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा भाई, फिजिकल स्टेट मैटर फ्रॉम गैस से लिक्विड। कंडेंसेशन अक्सर देखा होगा, पानी गर्म करो, ऊपर से ढक्कन रख दो, थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोल के देखो तो जो ऊपर गैस के वेपर्स रहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में टप 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 करके गिरते रहेंगे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा लेटेंट हीट। क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का इंट्रोडक्शन जान लो, पढ़ेंगे हम लोग कल, क्योंकि 45 मिनट की क्लास हो गई। लेटेंट हीट और कोई नहीं भाई, जैसे सॉलिड है ना, लिक्विड है और गैस है। ठीक, सॉलिड को हमने गर्म किया और गर्म करके जो हम टेम्परेचर देते हैं तो डायरेक्ट लिक्विड में नहीं, ऐसी स्टेज जहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों हो, धीरे धीरे लिक्विफिकेशन शुरू होता है। जैसे ये ग्राफ देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इस ग्राफ से समझो, बाकी कल देख लेंगे, इधर केवल ठीक है। देखो ये सॉलिड है, यहां पे हमने क्या की, इस तरफ हीट की सप्लाई की। ठीक, तो हीट की सप्लाई करने से टेम्परेचर बढ़ेगा। सॉलिड है ये, टेम्परेचर बढ़ा और बढ़ते बढ़ते इस जगह पे यहां से ये लिक्विफिकेशन होना शुरू हो गया। मींस यहां पे लिक्विड सॉलिड दोनों चीजें हैं। इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ क्या बोलते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में जहां पे ट्रांसफर होता है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये वो हीट है जो या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी एक से दूसरी स्टेज में ट्रांसफर होने को, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, है ना। हाँ भाई, क्या बोलते हैं लेटेंट हीट को, latent heat, the heat requires of the object to change the phase, melt, boil or freeze। या तो क्या होगा, हीट रिक्वायर्स, ये वो हीट है या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। सब्सटेंस अंडरगोज द चेंज ऑफ स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को चेंज होने में या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट रिलीज होगी। तो जो हीट लगती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने में, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। जिस हीट से ये अपना लैटिस का अरेंजमेंट चेंज कर दे, जो 3D डायरेक्शनल मैंने दिखाया था मॉलिक्यूल्स, उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है, यानी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, जो कि वो टेम्परेचर या वो एनर्जी या वो हीट, जितनी हीट देने से सॉलिड लिक्विड में क्या चेंज स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। वो हीट, वो टेम्परेचर जिससे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बारे में बाकी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। 2 दिन, नेक्स्ट 2 डेज जो है लाइव क्लासेस नहीं हो पाएंगी, मुझे बोर्ड में कुछ काम है, ड्यूटी लगी है, तो 2 दिन के लिए मुझे फ्राइडे सैटरडे मुझे बोर्ड जाना पड़ेगा, राइट। तो 2 दिन क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, लेकिन तुम लोगों को कुछ डाउट रहे तो फोन पे अवेलेबल रहूंगा, व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूंगा और जो ग्रुप बना हुआ है उस पे अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 डेज क्लासेस नहीं रहेंगी। AKTU में कुछ ड्यूटी लगी हुई है, कुछ काम अर्जेंट है, तो काफी टीचर्स की ड्यूटी लगी है, तो वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी कोई भी समस्या हो तुम लोग फोन पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो भाई, बाय बाय।